हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी मैम। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का समास। समास के 6 भेद में से 3 भेद के बारे में हम लोग पहले भाग के वीडियो में समझ चुके हैं। यदि आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पहला भाग देखने के बाद ही आप आगे समझ पाओगे। आज हम लोग समास का चौथा भेद द्विगु समास से लेकर उसके आगे का भाग समझेंगे। द्विगु समास वह समास जिसका पहला पद या पूर्व पद संख्यावाचक होता है और समस्त पद समूह या समाहार का बोध कराता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। परिभाषा पर ध्यान देने से कुछ बातें स्पष्ट होती हैं। जैसे पहला, द्विगु समास का पहला पद या पूर्व पद संख्यावाचक यानी 1 2 3 4 होते हैं। दूसरा पद या उत्तर पद संज्ञा होता है। दोनों पद मिलकर किसी समूह का बोध कराते हैं। द्विगु समास में दूसरा पद या उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे हम लोग उदाहरण द्वारा समझते हैं। तिरंगा 3 रंगों का समूह, नवरात्र नवरात्रियों का समूह, दोपहर 2 पहरों का समाहार, चौराहा 4 राहों का समाहार, सप्ताह 7 दिनों का समूह, पंजाब 5 आवों या नदियों का समूह, सतसई 700 दोहों का समाहार, शताब्दी 100 वर्षों का समूह। इसमें 3 9 2 आदि संख्यावाचक शब्द हैं और रंग रात्रि पहर आदि प्रधान शब्द हैं जिसकी विशेषता बताई गई है। इसलिए द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है। अगला समास है द्वंद्व समास, जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने में दोनों पदों के बीच और या तथा अथवा जैसे योजक शब्दों का प्रयोग हो तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास का अर्थ 2 या 2 से अधिक वस्तुओं का युग्म अर्थात जोड़ा होता है, यानी द्वंद्व समास हमेशा जोड़ा में होता है। दूसरा, द्वंद्व समास में दोनों ही शब्दों का अपना स्वतंत्र अर्थ होता है। तीसरा, द्वंद्व समास में समस्त पद में योजक चिन्ह होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। जैसे देश विदेश, देश और विदेश, भाई बहन, भाई और बहन, माँ बाप, माँ और बाप, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, गंगा यमुना, गंगा और यमुना, नाना नानी, नाना और नानी, दाल चावल, दाल और चावल, पाप पुण्य, पाप अथवा पुण्य, सुख दुख, सुख या दुख। अब हम लोग बहुव्रीहि समास समझते हैं। जिस समास में पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं वहां बहुव्रीहि समास होता है। जैसे विषधर, विष को धारण करने वाला है जो, अर्थात शंकर। इस शब्द में विष और धर में से कोई पद प्रधान या गौण नहीं है, बल्कि ये दोनों पद मिलकर तीसरे पद शंकर के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं। ऐसे हम लोग देखें तो बहुव्रीहि समास में पहला पद विशेषण या उपमान तथा दूसरा पद विशेष या उपमेय होता है। कर्मधारय समास में भी आपने यही पढ़ा था कि पहला पद विशेषण या उपमान तथा दूसरा पद विशेष या उपमेय होता है। तो आप कैसे पता करोगे कि यह कर्मधारय है या फिर बहुव्रीहि? इसका उत्तर समास विग्रह करने पर पता चलता है। समास विग्रह करने पर विशेष रूप से वाला, वाली, जिसका, जिसकी, जिसमें आदि शब्द पाए जाते हैं। जैसे गजानन, गज के समान आनन है जिसका, अर्थात गणेश। कैलाशपति, कैलाश पर्वत का स्वामी, अर्थात शिव। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। महावीर, महान वीर है जो, अर्थात हनुमान। चारपाई, 4 हैं पाए जिसके, अर्थात चारपाई। चक्रधर, चक्र धारण करने वाला, अर्थात कृष्ण। पीताम्बर, पीले वस्त्रों वाला, अर्थात कृष्ण। दूधमुहा, मुंह में दूध है जिसके, अर्थात छोटा बालक। बहुव्रीहि समास में आपने देखा कि प्रथम पद और उत्तर पद दोनों के अर्थ से अलग किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत होता है। इसीलिए इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि तीसरा पद प्रधान होता है। अब हम लोग अंतर समझते हैं। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण या उपमान होता है, जबकि दूसरा पद विशेष्य या उपमेय होता है।
जबकि बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करती है। जैसे एक ही समस्त पद पीताम्बर कर्मधारय भी हो सकता है और बहुव्रीहि भी। इसका विग्रह करने से यह पता चलता है कि कौन सा कर्मधारय होगा और कौन सा बहुव्रीहि होगा। पीताम्बर पीला है जो अंबर, ये कर्मधारय का उदाहरण है। पीताम्बर पीला है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण, ये बहुव्रीहि का उदाहरण है। महात्मा महान है जो आत्मा, ये कर्मधारय समास है। महात्मा महान है आत्मा जिसका अर्थात किसी व्यक्ति विशेष की ओर संकेत है, ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। कमल नयन कमल के समान नयन, ये कर्मधारय समास है। कमल नयन कमल के समान नयन है जिसके अर्थात कृष्ण, ये बहुव्रीहि समास के उदाहरण है। मृग नयन मृग के नयनों के समान नयन, ये कर्मधारय समास है। मृग नयन मृग के नयनों के समान नयन है जिसके अर्थात किसी स्त्री विशेष की ओर संकेत है, इसलिए यह बहुव्रीहि समास है। तो आपने देखा कि बहुव्रीहि समास के अंत में जिसका, जिसकी, जिसमें, वाला, वाली आदि शब्द आने से किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है। द्विगु समास भी बहुव्रीहि समास हो सकता है। इसके लिए हम लोग दोनों में अंतर को समझते हैं। द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास में पहला पद दूसरे पद विशेष्य की विशेषता संख्या में बताता है, जैसे त्रिलोचन तीन लोचनों का समूह। जबकि बहुव्रीहि समास में संख्यावाची पहले पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे त्रिलोचन का बहुव्रीहि समास होगा तीन है लोचन जिसके अर्थात शिव। वैसे ही तिरंगा तीन रंगों का समाहार, ये द्विगु समास के उदाहरण है। जबकि तिरंगा तीन रंगों वाला अर्थात भारत का राष्ट्र ध्वज, यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तो बच्चा, आप समास के सभी भेदों को अच्छी तरह समझ चुके हो, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो। पहला है, द्वंद्व समास में कौन सा लक्षण नहीं है? क, द्वंद्व समास में दो या दो से अधिक वस्तुओं का युग्म अर्थात जोड़ा होता है। ख, दो पदों के बीच का और हट जाता है। ग, दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं। घ, इससे बने शब्द प्रायः बहुवचन में होते हैं। दूसरा है, सामासिक शब्द के पदों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क, समस्त पद, ख, सामासिक पद, ग, समास विग्रह, घ, योजक शब्द। तीसरा है, किस समास के प्रथम पद में संख्यावाचक होता है? पहला द्विगु, दूसरा द्वंद्व, तीसरा बहुव्रीहि, चौथा कर्मधारय। चौथा, किस समास से बने शब्द का रूप लिंग या वचन के कारण परिवर्तित नहीं होता? क, तत्पुरुष, ख, द्विगु, ग, कर्मधारय, घ, अव्ययी भाव। पांचवा है, तिरंगा उदाहरण हो सकता है क, द्विगु समास का, ख, बहुव्रीहि समास का, ग, द्विगु और बहुव्रीहि दोनों समास का, घ, इन दोनों में से किसी समास का नहीं। छठा है, हाथों हाथ किस समास का उदाहरण है? क, अव्ययी भाव, ख, कर्मधारय, ग, तत्पुरुष, घ, द्वंद्व। सातवां है, जिस सामासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पहले पद के साथ लगी विभक्ति का लोप हो जाता है, वह समास है अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व। आठवां है, जहां पहले पद और दूसरा पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहां कौन सा समास होता है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, द्वंद्व। नौवां है, कमल के समान नयन किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, द्वंद्व। 10वां है, निम्नलिखित में उपमान उपमेय का सही उदाहरण है? मृगलोचन, प्रधानाध्यापक, राष्ट्रपति, भाई बहन। किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो बच्चों, मुझे लगता है कि आप समास विग्रह करना और विग्रह किए हुए समास का समस्त पद बनाना सीख चुके होंगे। साथ ही बहुव्रीहि समास और द्विगु समास में अंतर करना, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में अंतर करना भी सीख चुके होंगे। यदि आपको समास और उसके भेद का अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया हो
फिर भी यदि कुछ शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो। यदि आपको समझ में आ गया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगे भी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देती रहूं। तब तक के लिए बाय।